वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू डियर ऑल स्टूडेंट्स। तो हम ज्योग्राफी प्रैक्टिकल क्लास 12th की स्टार्ट कर रहे थे और उसमें हमने जो फोर्थ चैप्टर था उसका पहला पार्ट देख लिया था। आज हम जो चैप्टर फोर्थ है उसका पार्ट 2 देखेंगे और इसमें हम देखते हैं कि डेटा को हम किस तरीके से कंप्यूटर में फीड करके उससे हम डायग्राम बना सकते हैं। तो आज पार्ट 2 इसका स्टार्ट करेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें टॉपिक है आपके प्रयोग के लिए सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फॉर योर यूज़। चलिए, तो अभी तक हमने कंप्यूटर में किस तरीके से डेटा को आप फीड कर सकते हैं इस बारे में नहीं पढ़ा है। अभी तक हमने बेसिकली कंप्यूटर की जो बेसिक जानकारियाँ होती हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इट्स पार्ट, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ये सब चीज़ें अभी हमने देखी हैं। हार्डवेयर में कौन कौन सी कैटेगरी हैं और सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, इन सभी का अभी हमने ओवरऑल जानकारी ले ली है, बेसिक बेसिक। अब इसके बारे में हम देखेंगे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किस तरीके से उपयोगी है जब हम इसमें आंकड़ों का प्रयोग करके कुछ डायग्राम या ग्राफ बनाते हैं या हम उनका आंकड़ों का यूज करते हैं तो किस तरीके से हम करेंगे। पूर्वगत पैराग्राफों में आंकड़ों के प्रक्रमण के अनेक सॉफ्टवेयरों का उल्लेख किया गया है, परंतु समय और स्थान के व्यवरोध के कारण इनमें से प्रत्येक सॉफ्टवेयर के सामर्थ्य और कार्यों की चर्चा करना यहाँ कठिन होगा। इसलिए हम एमएस एक्सेल अथवा स्प्रेडशीट प्रोग्राम का प्रयोग कर आलेख और आरेख बनाते समय अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का वर्णन करेंगे। तो स्प्रेडशीट कर कह लें आप, या आप कह लें एमएस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कह लें, या आप स्प्रेडशीट कह लें, ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। इनमें डेटा फीड करने के बाद किस तरीके से आपके अ, आरेख और आरेख, जो डायग्राम और जो ग्राफ्स बनेंगे वो किस तरीके से बनेंगे ये देखते हैं। स्प्रेडशीट हमें आंकड़ों के भरण, विभिन्न सांख्यिकी और अभिकलित करने और आलेखी विधियों के द्वारा संसाधित आंकड़ों अथवा अभिकलित सांख्यिकी के प्रदर्शन के लिए समर्थ बनाती है। एमएस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अथवा स्प्रेडशीट, एक्सेल सीट कह लें या स्प्रेडशीट कह लें, दोनों बात एक ही है। इसमें अब डेटा फीड किस तरीके से किया जाएगा हम देखते हैं। बड़ा आसान है, प्रैक्टिकली एप्लीकेबल जब हो जाता है तो उसके बाद हमें और भी आसान लगने लगता है। चलिए देखते हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि एमएस एक्सेल लोड्स 1 टू 3 और डी बेस आंकड़ों के प्रक्रमण, आलेखों और आरेखों की रचना में प्रयुक्त होने वाले कुछ महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर हैं। विस्तृत रूप से प्रयोग में लाए जाने और भारत के सभी भागों में आसानी से उपलब्ध सॉफ्टवेयर कार्यक्रम होने के कारण एमएस एक्सेल का चयन अन्य सॉफ्टवेयरों में आंकड़ों के प्रक्रमण हेतु चुना गया है। इसके अतिरिक्त यह मानचित्रों की रचना करने वाले सॉफ्टवेयर से सुसंगत है, क्योंकि एमएस एक्सेल में आसानी से आंकड़ों का भरण हो सकता है और मानचित्र बनाने के लिए इसे मानचित्रण सॉफ्टवेयर के साथ जोड़ा जा सकता है। एमएस एक्सेल को स्प्रेडशीट प्रोग्राम भी कहा जाता है। तो या आप एमएस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कह लें, या उसे स्प्रेडशीट प्रोग्राम कह लें, बात एक ही है। ठीक है ना? चलिए, एक अच्छा, एक स्प्रेडशीट एक आयताकार पेज अथवा जाल होती है जो सूचना का भंडारण करती है। स्प्रेडशीट वर्कबुक अथवा एक्सेल फाइलों में अवस्थित होती है। एमएस एक्सेल स्क्रीन का अधिकांश भाग कार्यविधि पत्र के प्रदर्शन में समर्पित होता है, जो पंक्तियों और स्तंभों से बना होता है। पंक्तियों और स्तंभों का प्रतिच्छेदन एक आयताकार क्षेत्र होता है जिसे सेल कहा जाता है। सेल किसे कहा जाता है, क्या है, सब आगे को हम देखेंगे। ठीक है ना? कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। अन्य शब्दों में कार्यविधि पत्र सेलों से निर्मित होती है। एक सेल में
संख्यात्मक मद एक सूत्र जो परिकलन के उपरांत संख्यात्मक मद उपलब्ध कराता है अथवा पाठ अंतर्विष्ट होता है। पाठों का प्रयोग सामान्यतः सेलों में प्रविष्ट संख्याओं की लेबलिंग के लिए किया जाता है। एक मद की प्रविष्टि या तो संख्या हो सकती है जिसे सीधे प्रविष्ट किया जाता है अथवा किसी सूत्र का परिणाम होती है। जब सूत्र का घटक तर्क परिवर्तित हो जाता है तो सूत्र मद भी परिवर्तित हो जाता है। कैसे होता है, क्या होता है, ये है जी आपकी, इसे आप स्प्रेड एमएस एक्सेल, आप इसे एमएस एक्सेल सीट कह लें या स्प्रेड शीट प्रोग्राम कह लें, बात एक ही है। ये इस तरीके से दिखता है, ठीक है ना। अब हम इसे कंप्यूटर में भी देख सकते हैं। ये तो खैर आपकी बुक में दिया गया है, इसे सेल कहेंगे। और ओपन वर्कशीट, तो यहाँ से वर्कशीट ओपन होती है, ठीक है ना। अदर वर्कशीट यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। सेल एड्रेस कॉलम है ABCDEF, सेल एड्रेस कॉलम 1 2 3। मेन्यू आइकन, यहाँ पर मेन्यू आइकन है। अगर आप इसी तरीके का देखना चाहते हैं तो हम लोग इसे भी देख सकते हैं यहाँ से। मैंने डाउनलोड करके रखे हुए थे। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं। तो ये ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो आप लोग जब आपके पास कंप्यूटर आता है तो आप ये चीज़ें भी देखा करें। ये आप देख सकते हैं एमएस एक्सेल सीट जो वहाँ पर दिखाई गई थी, तो एक्सेल सीट इस तरीके की कुछ-कुछ दिखती है, ठीक है ना? ये सेल है, यहाँ पर भी ये आपके रो एंड कॉलम दिखाए गए हैं पूरे, एक्स्ट्रा शीट यहाँ से निकल के आती है, ठीक? यहाँ पर मेन्यू है, ठीक है ना? चलिए हम वापस जाते हैं उसी सीट पर दोबारा से। ये देखिए, ये सीट और दूसरी सीट कौन-सी देखी थी हमने? दूसरी सीट देखी थी ये वाली सीट, ठीक है ना? लगभग सिमिलर है ना? ठीक है। चलिए अब हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। ये हो गया आपका एमएस एक्सेल वर्कबुक, इस तरीके का कुछ-कुछ दिखता है। अभी हम काम करके देखेंगे उसके ऊपर तो और भी आसान हमारे लिए हो जाएगा। बहुत ही ईज़ी है कंप्यूटर अभी के टाइम पे, ठीक है ना? चलिए, एक एक्सेल कार्यविधि पत्र में 16,384 पंक्तियाँ, जिनमें 1 से 16,384 तक अंक लगाई जाती हैं। तो 1 से लेकर पूरा नीचे डाउन तक जाएँगे तो कितने होंगे? 16,384। और 256 स्तंभ, तो यहाँ को जाएँगे तो 256 मिलेंगे, ठीक? जिन्हें अक्षर ए से जेड, डबल ए से एजेड, बी ए से बीजेड तथा आई ए से आईजेड द्वारा चूक व्यक्तिक्रम में प्रदर्शित किया जाता है। तो इधर को आप बढ़ते रहेंगे तो ये अल्फ़ाबेटिकली बढ़ता रहेगा। तो जो एक्सेल शीट है यहाँ पर कितने होते हैं टोटल स्तंभ? 5, अच्छा 2, 5, 6, ठीक हो गया ना? 2, 5, 6 हो गए होंगे। अगर हम यहाँ को जाएँगे स्तंभ की तरफ, अगर हम नीचे की तरफ जाएँगे तो कितने होंगे? 16,600, ना, 16,384 रो एंड कॉलम। चलिए, चूक व्यक्तिक्रम से, ये बड़े स्पेशल क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट भी हैं, ये बात की परीक्षाओं में आप इवन आप पीसीएस भी देंगे तो वहाँ भी यह पूछा जाता है आपसे। चूक व्यक्तिक्रम से एक एक्सेल वर्कबुक में 3 कार्यविधि पत्र समाविष्ट होते हैं। यदि आपको आवश्यकता हो तो आप 256 वर्कशीट तक भी निवेश कर सकते हैं। निवेश मतलब इनपुट, जो हम कल पढ़ रहे थे ना, डाटा फीड करना। इसका अर्थ है कि आप उसी फ़ाइल वर्कबुक में आंकड़ों की विशाल संख्या और चार्टों का भंडार कर सकते हैं। चित्र 4.1 में 4.1 दर्शाता है कि एक एक्सेल बुक कैसी दिखती है। तो एक्सेल बुक ऐसी दिखती है और लाइव भी हमने देख ली कैसी दिखती है, ऐसी दिखती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे एक्सेल में आंकड़ा प्रविष्ट और भंडारण की प्रक्रिया। अब जो हम डेटा एंट्री एंड उसका जो हम यूज करेंगे, ठीक है ना, स्टोरेज करेंगे, उसमें स्टोरेज करेंगे और डेटा को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है ना।
प्रोड्यूस करेंगे तो किस तरीके से उसमें डाटा दिखता है, हम ये सब चीज़ें देख सकते हैं। डाटा एंट्री एंड स्टोरिंग प्रोड्यूसर इन एक्सेल, एक्सेल कैसे उनको प्रदर्शित करता है। चलिए, एक्सेल में आंकड़ों की प्रविष्टि और भंडारण की प्रक्रिया अत्यंत सरल है। आप आंकड़ों की प्रविष्टि कर सकते हैं, उसकी प्रतिलिपि बना सकते हैं और उन्हें एक कोष्ठिका से दूसरी कोष्ठिका में ले जा सकते हैं। अभी हम देखेंगे प्रैक्टिकली, तथा उन्हें सुरक्षित कर सकते हैं। आप त्रुटिपूर्ण अथवा आलेखों की अवांछित प्रविष्टि अथवा पूर्ण फाइल की यदि आगे प्रयोग के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है, निष्कासन कर सकते हैं, यानी कि डिलीट कर सकते हैं भाई। एक्सेल की प्राथमिक क्रियाओं को जिनकी आवश्यकता आपको आंकड़ों की प्रविष्टि और आंकड़ा भंडारण में पड़ेगी, तालिका 4.1 में वर्णित किए गए हैं। आप स्वयं अन्य मेन्यूज और विकल्पों का अन्वेषण करके और अधिक सीख सकते हैं। आगे यदि आप कीबोर्ड की दाईं ओर दी गई संख्या पैड प्रयोग करते हैं तो आंकड़ा भरण आपको और आसान लगेगा। स्तंभ अनुसार आंकड़ों के प्रविष्टि हेतु आपको संख्या टाइप करने के बाद एंटर की अथवा डाउन एरो दबाना होता है। संख्या टाइप करने के बाद दाएं एरो दबाने पर आंकड़ों की प्रविष्टि पंक्ति अनुसार होगी। ठीक, अब हम देखते हैं कैसे। तो एक्सेल में कैसे कैसे डाटा फीड किया जाता है, उसके अंतर्गत कैसे कैसे काम होता है, कॉपी कैसे करें, पेस्ट कैसे करें, भाई इंटर कैसे दबाएं। अब ये नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा आपके टफ नहीं है, ये आपको समझ में आती हैं। अब अगला इसमें टॉपिक हम देखते हैं, आंकड़ों का प्रक्रमण और अभिकलन। ठीक, डेटा प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटेशन। चलिए, आगे के प्रयोग के लिए प्रायः प्रारंभिक आंकड़ों को संसाधित करना पड़ता है। आप आसानी से कुंजी पटल के चिन्हों प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से निशान चिन्ह यहाँ पर सिंबल दिए हुए हैं मैथमेटिकल। संख्याओं का क्रमशः जमा घटा गुणा और भाग कर सकते हैं। इन चिन्हों को प्रचालन ऑपरेटर्स कहा जाता है। वे तत्वों को एक सूत्र अथवा अभिव्यक्ति से जोड़ते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ कुछ इसमें बातें कही गई हैं। आंकड़ों की प्रविष्टि और भंडारण के महत्वपूर्ण प्रकार। तो यहाँ पर किस तरीके से आंकड़ों का उपयोग करें और आंकड़ों को किस तरीके से रखें, क्या करें, ये सारी की सारी इसमें डिटेल दी गई है। सारा का सारा ब्यौरा इसमें दिया गया है। तो ये ब्यौरा एक बार हम देख लेते हैं, इससे हमें और भी आसानी हो जाएगी चैप्टर को समझने में। ठीक है ना। चलिए, अब हम इसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, पहला है इसमें नई फाइल खोलना। तो आप जब नई फाइल खोल रहे होते हैं तो वहाँ पर नई फाइल आपको कैसी दिखेगी, उसके अंतर्गत क्या-क्या चीज़ें होंगी, यहाँ पर पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखें, जब आपको नई फाइल खोलनी है तो आप क्या करेंगे, मेन्यू में जाकर फाइल पे क्लिक करेंगे और न्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको फाइल मिल जाएगी। या आप शॉर्टकट भी कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस एन दबाएंगे तो आपको न्यू फाइल मिल जाएगी। तो आपको कीबोर्ड में देखना पड़ेगा कंट्रोल प्लस एन, वरना आप राइट क्लिक करके भी निकाल सकते हैं। या इसमें ये भी कर सकते हैं, पहले से विद्यमान फाइल को खोलने के लिए फाइल ओपन नॉर्मल है, और शॉर्टकट अगर आपको करना है तो कंट्रोल ओ आप क्लिक करें, आपको फाइल खुली हुई मिलेगी। नेक्स्ट है फाइल को सुरक्षित करने के लिए या फाइल को सेव करने के लिए। तो बेसिक कंप्यूटर की जानकारी इसमें दे रहे हैं। फाइल को नाम दीजिए और वर्णन कीजिए कि आप फाइल का भंडारण कहाँ करना चाहते हैं। चूक व्यक्तिक्रम द्वारा यह है। फाइल सेव ऐसे भी कर सकते हैं, या आप अ, फाइल में जाएं फिर उसे सेव करें, या आप कंट्रोल एस कर दें तो सीधे शॉर्टकट के थ्रू वो सेव हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है प्रति बनाना या डुप्लीकेट, हम इसे बोलते हैं कॉपी करना। ठीक है ना। उसे अन्यत्र ले जाने तथा आंकड़ों के वर्ग को पेस्ट करना। पेस्ट करना, कॉपी करना,
ठीक है ना। ये सब चीज़ें, इसमें मूव करना, तो माउस को घसीट कर आंकड़ों के उस वर्ग पर ले जाएं जिसका आप चयन करना चाहते हैं, और माउस के बाएं बटन को दबाकर आंकड़ों के वर्ग का चयन करें। एडिट कॉपी जो आपको करना है वो करें, या कंट्रोल सी कर दें तो सीधे ही वो कॉपी हो जाता है। ठीक। नेक्स्ट है इसमें काटने, अन्यत्र ले जाने और आंकड़ों के वर्ग को पेस्ट करने के लिए कट करना है आपने, एक मूव करना है या पेस्ट करना है। पेस्ट मतलब दूसरी जगह कॉपी कर लें। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, माउस को घसीट कर आंकड़ों के उस वर्ग पर ले जाएं जिसका आप चयन करना चाहते हैं, और माउस के बाएं बटन को दबाकर आंकड़ों के वर्ग का चयन करें। एडिट, कट या कंट्रोल एक्स आप कर सकते हैं। अगला है आंकड़ों के एक वर्ग का पेस्ट करना। तो आंकड़ों का एक वर्ग आपको पेस्ट करना है, तो प्लस संकेतक को उस रो सेल पर ले जाएं जहां आप उसे पेस्ट करना चाहते हैं। एडिट, पेस्ट या कंट्रोल वी कर दें तो उससे भी सीधे पेस्ट हो जाएगा। अंतिम कार्य निराकरण करना, ठीक है ना, या अंडू करना बोलते हैं हम इसे कंप्यूटर की भाषा में। एडिट, अंडू पर जाएं, ठीक है ना, राइट क्लिक करके या कंट्रोल जेड कर दें, सीधे अंडू हो जाएगा, गायब हो जाएगा वहां से लिखा हुआ। अंतिम कार्य पुनरावृत्ति, अंडू को वापस लाना, तो एडिट, रिपीट करेंगे या कर देंगे क्या, कंट्रोल वाई। तो ये सब चीज़ें हैं, ये बेसिक बेसिक इंस्ट्रक्शन है कंप्यूटर के। जिन बच्चों ने कंप्यूटर, जिन लोगों ने, आप कैंडिडेट्स ने जिन्होंने भी कंप्यूटर का बेसिक उपयोग किया है तो उन्हें सारी चीज़ें ये पता होती हैं। चलिए अब आगे एग्जाम्पल में आते हैं, एक्सेल शीट हम कैसे काम करेंगे। उदाहरणतः यदि 5, 6, 5 प्लस 6 माइनस 8 माइनस 5 की अभिव्यक्ति को हल करना चाहते हैं तो आप आसानी से नीचे दिए गए चरणों में इसका समाधान कर सकते हैं। किसी भी सेल पर टिक टक या क्लिक कीजिए माउस की सहायता से, टाइप करके अभिव्यक्त टाइप करें। इस प्रकार अभिव्यक्त 5 प्लस 6 माइनस 8 माइनस 5, इंटर कुंजी दबाएं तो उसी सेल में आपको परिणाम मिल जाएगा जिस सेल को आपने प्रथम चरण में चुना था। सांख्यिकी प्रचालन का केवल एक्सेल में जो ये सम, जो ये बराबर का निशान है, ठीक है ना, का चिन्ह टाइप करके पालन किया जा सकता है। ठीक। ये प्रचालक जो तत्वों को सूत्र से जोड़ते हैं एक क्रम में हल किए जा सकते हैं। ब्रैकेटों में परिबद्ध अभिव्यक्तियों को पहले हल किया जाता है और फिर इसके बाद घातांक भाग, गुणा, जमा और घटाव आते हैं। उदाहरण के लिए एक्सेल में एक प्रकार दी गई अभिव्यक्ति सूत्र इक्वल टू कैपिटल A8 स्लैश दिया गया है, फिर उसके बाद आपके कोष्ठक A9 प्लस A4 को एक्सेल का उपयोग करते हुए इस प्रकार होगी। सर्वप्रथम सेल A9 व सेल A4 में प्रविष्ट मदों का जोड़ करेगी और जब तब A8 के मदों को योगफल विभक्त करेगी। आगे यदि आप कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत अंश पर अपने सम्यक बोध को शेष पूर्ति करना चाहते हैं तो आपको भारत के विभिन्न राज्यों की नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत का परिकलन करना होगा। ऐसा करने के लिए आपको भारत के प्रत्येक राज्य की कुल जनसंख्या तथा नगरीय जनसंख्या के आंकड़ों की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप निम्नलिखित चरणों का पालन करें तो वर्कशीट आसानी से आपको प्रत्येक राज्य की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत निकाल देगी। तो ये कुछ नहीं है, इसको आप बहुत ज़्यादा टिपिकल न लें, जितनी भी थ्योरी ये दी गई है, बस आप प्रैक्टिकली इसे देखें कि काम कैसे होता है। अब आगे को जो नॉर्मल यहाँ पर एक प्रोसेस दी गई थी, ये प्रोसेस अगर आप हम करना चाहें तो इस तरीके से आपको करना पड़ता है कि एक्सेल शीट निकाली। अब एक्सेल शीट में जो अंक यहाँ पर दिए गए हैं, क्या अंक दिए गए हैं, इजिकल टू 5 प्लस 6 माइनस 8 माइनस 6। अगर हम ये ऐड करके एंटर मार देंगे तो क्या हमारे सामने रिजल्ट आता है, हम देखते हैं। कोई सा भी एक हम चूज कर लेते हैं।
यहाँ पर हम ऐड करते हैं जो संख्याएं उन्होंने दी गई थी यहाँ पर हमें। तो यहाँ पर दिया गया था बराबर सम 5 प्लस 6 माइनस 8 माइनस 5। तो यही थे वहां पर अंक। एक बार देखें जरा दोबारा से। बराबर 5 प्लस 6 माइनस 8 माइनस 5। तो यही है बराबर 5 माइनस प्लस 6 माइनस 8। और यहाँ पर अगर आप इंटर कर देते हैं तो -2 इसका रिजल्ट यहाँ पर निकल के आ गया। आप इसे जूम करके देखिएगा तब आपको समझ में आएगा, अन्यथा यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं है। ठीक, चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक एक्सेल शीट हमें बनानी है, जिस एक्सेल शीट में दिया गया है कि पहले चरण, प्रथम चरण, आप जो मैं पढ़ रहा हूँ फिलहाल वो आप सुनेंगे, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल करके भी बताया जाएगा। फर्स्ट स्टेप, प्रथम स्तंभ अर्थात ए में राज्यों के नाम प्रविष्ट कीजिए। यहाँ पर राज्यों के नाम लिखे गए हैं। ए में देखिए आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा। ठीक, चलिए स्तंभ बी में प्रत्येक राज्य के तदनुरूप नगरीय जनसंख्या के आकार को प्रविष्ट कीजिए। तो बी में हमने अर्बन पॉपुलेशन को क्या कर दिया, लिख लिया। अगला है स्तंभ सी में तदनुरूप राज्यों के कुल जनसंख्या के आकार को प्रविष्ट कीजिए। तो सी में क्या कर दिया, टोटल पॉपुलेशन हमने दिखा दी है जी। ठीक, तो ये तो हो गया इसका सी का। बी में क्या हो गया, अर्बन पॉपुलेशन। अब क्या करना है, स्तंभ डी और पंक्ति 2 में टाइप करके, स्तंभ डी पंक्ति 2 में टाइप करके B2/C2 टाइप करें। यह आंध्र प्रदेश की नगरीय जनसंख्या को उसी राज्य की कुल जनसंख्या से भाग देना है और गुणा 100 या 100 से गुणा, इस प्रकार अभिव्यक्त बनती है। तो ये नियम लगेगा। ठीक, इक्वल टू 5 B2/C2 इंटू 100। तो ये नियम लगना है। तो ये नियम यहाँ पर D2 में लगा दिया, ये लिख दिया यहाँ। ठीक, उसके बाद क्या करना है, एंटर की दबाएं। यह आपको अभिव्यक्त का हल बताएगा, आंध्र प्रदेश की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत। तो यहाँ पर बता दिया है आंध्र प्रदेश की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, अभी आगे वो पता चलेगा। रूल वहां पर लिख दिया। चरण 6, अब आपको अन्य राज्यों की नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत के लिए परिकलन के लिए सूत्र को पुनः लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल D2 के सेल को दबाएं। यह प्रथम राज्य सेल के सूत्र की प्रतिलिपि नीचे तक के सभी सेल के लिए जहां तक आप इन्हें खींच लें गए हैं। जहां तक आप इसे खींचेंगे वहां तक ये पूरा दिखाएगा। चित्र 4.2 ऊपर बताए गए चरणों में से 1 से 5 तक के आलेख को दर्शाता है। 6 को चित्र 4.3 में दर्शाया गया है। तो MS एक्सेल से यहाँ पर बनाया गया। अब ये यहाँ पर पूरा यहाँ पर दिखाया गया है कि MS एक्सेल से खींचकर किस तरीके से यहाँ पर प्रतिशत में बदल दिया गया, जबकि एक ही बार नियम लिखा, बार-बार नियम लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी और टोटली इन्होंने परसेंटेज दिखा दिया। जो हम पिछले वाले अध्याय में बहुत ज़्यादा इसमें परेशान हो रहे थे कि हम कैसे इसको हल करें या किस तरीके से इसे निकालें, तो यहाँ पर क्या कर दिया गया, बड़ी आसानी से इसे हल कर दिया गया। ठीक है ना? चलो, तो हम देखते हैं कि इसको किस तरीके से हल किया गया है। आपको अध्याय 2 में कुछ आधारभूत सांख्यिकी विधियों जैसे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, प्रकीर्णन और सहसंबंध से पहले ही परिचय कराया जा चुका है। इन तकनीकों की संकल्पना को, मूल कारण को आप समझ चुके होंगे। वर्कशीट क्रियाओं के उपयोग से इन सांख्यिकी की अभिकलन करने की अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की जाएगी।
एमएस एक्सेल में अनेक अंतर्निर्मित सांख्यिकीय एवं गणितीय क्रियाएं हैं। ये क्रियाएं इंसर्ट मेन्यू में अवस्थित हैं। इन क्रियाओं का प्रयोग करने के लिए इंसर्ट मेन्यू को क्लिक करें और ड्रॉप डाउन सूची से क्रिया fx का चयन करें। ध्यान दें कि आपका संकेत उसी सेल पर स्थित होना चाहिए, आपका सूत्र प्रकट करना चाहिए। अब देखते हैं जरा, जो शीट यहाँ पर बनी है ये शीट हम भी बनाएंगे एक्सेल में। तो चलिए एक बार देखें कैसे बनती है ये शीट। तो जल्दी से ये खुल जाएगा तो फिर हम इसे आगे कोई शीट बनाएंगे। ये मैंने निकाला हुआ था, इसे हम डिलीट मार देते हैं एक बार। तो यहाँ पर जिस तरीके से आपका डेटा यहाँ पर दिया हुआ है, हर राज्य का स्टेट का नाम ए कॉलम में और बी कॉलम में अर्बन पॉपुलेशन और सी कॉलम में टोटल पॉपुलेशन। इसी तरीके से यहाँ पर भी ड्रॉ किया गया, देखें ए कॉलम में स्टेट और सभी का नाम यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है आपका अर्बन पॉपुलेशन है, अर्बन पॉपुलेशन का टोटल ब्यौरा है, टोटल पॉपुलेशन का ब्यौरा है परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। तो यहाँ पर अर्बन पॉपुलेशन की जो परसेंटेज है वो हमें निकालनी है। ठीक, अब इसके लिए नियम क्या बताया गया था, रूल हम देख लेते हैं दोबारा से, हमें क्या नियम बताया गया है यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर नियम हमें बताया गया है कि आप क्या करें, ये नियम लगाएं। इस नियम को चलो हम लगाते हैं, वहां पर देखते हैं एक बार आंसर आता है कि नहीं। चलिए, बराबर फिर क्या लिखना था, B2 कैपिटल B2 सॉरी कैपिटल B2 स्लैश कैपिटल C2 इंटू 100। ये नियम एक बार दोबारा से देख लें, आप जूम करके देखिएगा आपको अगर नहीं दिख रहा है तो। हाँ जी, यही है, ठीक है ना। अब क्या करने को कहा गया है, अब इनके द्वारा कहा गया है कि एंटर की दबाएं। तो जी हमने एंटर की दबा दिया है, तो 27.075 इतना समथिंग आ रहा है। तो यहाँ पर इतना आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ये देखिए 27.08 और यहाँ पर भी लगभग इतना ही है। अब अगली प्रोसेस क्या बताई उन्होंने, अगली प्रोसेस हमें बताई गई है कि आप क्या करें, अब आपको अन्य राज्यों की नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत के परिकलन के लिए सूत्र को पुनः लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल D2 के सेल को दबाएं। अब यह प्रथम सेल के सूत्र की प्रतिलिपि नीचे सभी सेलों के लिए जहां तक आपको चाहिए खींच लें, ठीक है ना। तो यहाँ पर से हमने क्या करना है, इसको नीचे को ड्रॉ कर देना है जहां तक हमें चाहिए जी, ठीक। और यहाँ पर से इसे कॉपी करते हुए चलिए एक सेकेंड, यहाँ तक हम लेके जाएंगे, फिर इसे पेस्ट कर देंगे तो यहाँ पर पूरा ब्यौरा हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर इस तरीके से पूरा ब्यौरा ना आए तो यहाँ पर आप क्लिक करें और यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे तो पूरा ब्यौरा यहाँ तक आपका एज इट इज आ जाएगा। तो आपको बार बार रूल लगाने की जरूरत नहीं है, जो आपने हम लगाए। तो इस तरीके से आप सीट बना सकते हैं जिसमें आपने जो परसेंट ऑफ अर्बन पॉपुलेशन निकाली, ठीक। तो बड़ा आसान था, आपने देख लिया एक्सेल पे काम करके। आप लोग वीडियो को पॉज करना, रिवाइंड करना, आप देख लेना, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। अगला है इसमें केंद्रीय प्रवृत्तियां। अब जो सेंट्रल टेंडेंसी है ये किस तरीके से निकाली जाती है ये भी हम देख लेते हैं, क्योंकि पिछले अध्यायों में हमें बड़ी परेशानी हुई थी इन चीजों को निकालने में। चलिए, केंद्रीय प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व माध्य, माध्यिका और बहुलक, मीन, मीडियन और मोड द्वारा किया जाता है। गणितीय माध्य, जिसे औसत भी कहा जाता है, केंद्रीय प्रवृत्ति का परिकलन करने की औसत आमतौर पर प्रयोग में लाई जाने वाली विधि है। एमएस एक्सेल में इसके लोकप्रिय नाम एवरेज या औसत द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है।
उदाहरण के तौर पर हम एक्सेल में औसत एवरेज क्रिया द्वारा भारत के विभिन्न दशकों के दौरान माध्य शस्य गहनता का परिकलन करेंगे। इसके लिए निम्नलिखित सोपानों का अनुसरण करते हैं। तो एवरेज निकालने के लिए क्या-क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, वो हम देखते हैं। स्टेप 1, जैसा कि चित्र 4.4 में दर्शाया गया है, वर्कशीट में वर्णानुसार शस्य गहनता के आंकड़ों को प्रविष्ट करें। स्टेप बी, माउस का प्रयोग करते हुए B12 सेल पर क्लिक करें। सोपान 3 या स्टेप 3, इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक कीजिए और ड्रॉप डाउन सूची में FX क्रिया चुनिए। इससे इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स खुलेगा। नेक्स्ट है सोपान, डायलॉग बॉक्स पर सिलेक्ट ए कैटेगरी में से स्टैटिकल का चयन कीजिए। 5वां स्टेप है स्टैटिकल ए फंक्शन बॉक्स में औसत एवरेज को क्लिक कीजिए और ओके बटन दबाइए। यह फंक्शन आर्ग्यूमेंट नामक एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। तो भैया डायलॉग बॉक्स ही खुलने में है इसमें। अभी हम इसे प्रैक्टिकली एप्लीकेबल करके देखेंगे, वहाँ पर हमारा बड़ा आसानी से इसे समझ में आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप इन चीज़ों को सुनिए। स्टेप 6, यह तो आंकड़ों के डायलॉग बॉक्स के फंक्शन आर्ग्यूमेंट फंक्शन के नंबर 1 बॉक्स में पहले दशक आंकड़ों का एक सेल परिसर प्रविष्ट लीजिए। माउस CI 50 1950 के दशक का वर्णानुसार राज्य गहनता दर्शाएगी। माउस का बायां बटन दबाकर प्रसंकेतक कर्सर का आंकड़ों के सेल परिसर पर कीजिए। सोपान 7वां स्टेप क्या रहेगा जी? फंक्शन आर्ग्यूमेंट डायलॉग बॉक्स पर ओके का बटन दबाएं। 1950 के दशक के वर्षों की सेल 12 में जहां आरंभ में आपने प्रसंकेतक रखा था, अब ऊपर दिए गए सोपानों में 1 से 7 अनुसरण करते हुए अन्य दशकों के लिए भी माध्य का परिकलन कीजिए तथा B12 सेल के आयत से छोटे वर्ग का चयन करते हुए प्रसंकेतक कर्सर को दाईं ओर उसी पंक्ति पर खींचिए अथवा आप B12 सेल की प्रतिलिपि को D12, F12 और J12 पर पेस्ट कर दीजिए। इससे आपको क्रमशः 1960, 1970, 1980, 1990 के दशक के माध्य शस्य गहनता का प्राप्ति होगी। तो ये है चित्र 4.6 या 4.4 में समझाए गए हैं। ठीक, दिए गए आंकड़ों के माध्य का परिकलन उजागर करता है विभिन्न दशकों में सामान्य रूप से 1980 के दशक का औषधीय शस्य गहन प्रभावी वृद्धि है। वास्तविक में 1980 के दशक में हरित सांख्यिकी क्रियाएं, तो इस तरीके से वहां पर डायलॉग बॉक्स ओपन होंगे। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। सेलेक्ट एवरेज ऑफ फॉर फंक्शन बोल रहा है यहाँ पर, इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पर डिफाइन योर डाटा रेंज फॉर विच यू हैव कैलकुलेट मीन। तो मीन कैसे निकालेंगे यहाँ पर, उसके लिए फंक्शन आर्गुमेंट डायलॉग बॉक्स में परिसर को परिभाषित करना, तो किस तरीके से यहाँ पर होगा, ठीक है ना। क्रांति का स्थानिक विस्तार हुए और नलकूप सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्र की अत्यधिक वृद्धि हुई। इसके शुष्क प्रदेशों के साथ साथ शुष्क मौसम में कृषि सुगमता, जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है कि माध्य के परिकलन में प्रयुक्त की गई प्रक्रिया से मिलती जुलती प्रक्रिया का प्रयोग आप माध्य का प्रमाण विचलन और सहसंबंध का परिकलन कर सकते हैं। चित्र 4.7, 8.4, 4.8 इसके लिए संकेतक है। तो यहाँ पर जो सहसंबंध है, ठीक है ना, जो आप जो कोरिलेशन निकालते हैं, तो कोरिलेशन निकालने के लिए यहाँ पर ये नियम आप लगाएंगे और मानक विचलन निकालने के लिए, प्रमाणक विचलन निकालने के लिए इस जो हम स्टैंडर्ड डेविएशन जो निकालते थे उसके लिए ये नियम लगेगा। ठीक, तो एक बार हम अब देख लेते हैं कि किस तरीके से निकाला गया है। तो यहाँ पर ये देखें, ये है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे पूरी फाइल बनी हुई है ये। अब इस फाइल में यहाँ पर आप देखिए एवरेज निकाला गया है। ठीक, मीन यहाँ पर निकाला गया है जिसे हम माध्य कहते हैं। तो एक माध्य निकाल के हम एक बार देखें, ये यहाँ पर निकला है, यहाँ पर और यहाँ पर माध्य निकाला गया है।
तो एक बार देख लेते हैं इसको, किस तरीके से निकाला गया है ये। ठीक, चलिए एक बार हम उस फाइल को देख लेते हैं। चलिए ये फाइल रहेगी यहाँ पर आपकी। अ, उम, हाँ, तो सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये यहाँ पर इस तरीके से फाइल बनी हुई है, मैंने बनाई हुई थी और यहाँ पर हमने ये ज्ञात भी किया हुआ था, तो हम इसे एक बार डिलीट कर देते हैं। दोबारा से हम इसमें लगाएँगे नियम। तो जैसे यहाँ पर सीआई 50s के दौर का यहाँ पर अगर आप एवरेज निकाल देंगे तो टोटल एवरेज आप ऑटोमेटिक ही यहाँ पर निकल जाएँगे। इंसर्ट में क्लिक करेंगे, इफेक्ट्स में जाएँगे, इफेक्ट्स में जाने के बाद अब आपको देखना पड़ेगा कि भई एवरेज कहाँ पर है, ठीक? तो यहाँ पर आप देखिए एवरेज ये रहा, ठीक? ओके आप क्लिक करेंगे, ओके क्लिक करने के बाद आपको ऑटोमेटिक ही यहाँ पर दिखा देगा कि इतनी संख्याओं के बीच का एवरेज इतना निकल रहा है आपका पहला। पहला एवरेज हमारा 113.6 यहाँ पर निकल गया जो अ, आसान कर देते हैं। तो यहाँ पर एवरेज के बराबर है, आप देख लीजिए। यहाँ पर ये एवरेज के बराबर फिक्स निकल गया है, ठीक? अब इसे हम क्या करेंगे, इसी नियम पर हम दूसरे एवरेज भी निकालेंगे, ठीक? चलिए, हमें क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है और ये वाली फाइल हमने पहुँचा देनी है यहाँ तक, यहाँ पर पेस्ट हमने कर देना है। तो ये सारी डिटेल यहाँ पर आ चुकी हैं, ठीक? आप यहाँ पर देख सकते हैं, सभी का एवरेज यहाँ पर निकल चुका है। हमें औरों पर नियम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 60s के दौर का एवरेज निकल गया, 70s का निकल गया, 80s का निकल गया और 90s का भी एवरेज निकल गया। तो इतना आसान है, ठीक? एक्सेल में काम करना बड़ा आसान होता है। तो इस तरीके से हमने आज की क्लास यहीं पे समाप्त तो होती है। इसे छोटे-छोटे खंडों में विभाजित करेंगे तब हम सीख पाएँगे। कल हम पढ़ेंगे इसमें आलेखों की रचना, ठीक? कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ्स। अब ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं डेटा में। ये तो मीन, मीडियन, मोड निकालने के लिए हमने नियम देख लिए। अब आप अगर कोरिलेशन निकालना चाहते हैं तो कोरिलेशन के लिए ये आपको नियम लगेगा। कोरिलेशन यहाँ पर लिखना इस तरीके से आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो यहाँ पर ये नियम लगेगा और हमने जो निकालना था एवरेज हम निकाल चुके हैं। तो कंप्यूटर से इस तरीके से काम किया जाता है मैपिंग और डेटा कंक्लूडिंग या डेटा के एनालिसिस में। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ लिखें। तब तक के लिए थैंक यू।